परसेंटेज की समरी, प्रतिशत की समरी, द मोस्ट इम्पोर्टेंट बात। मेरे बालों को सीरियसली न लें। अभी मैं थॉमस एडिसन बना हुआ हूँ। थॉमस एडिसन को जानते हो? जिसने बल्ब का आविष्कार किया था। रोशनी है ना, कांच में से रोशनी निकाली थी। 10,000 बार फेल हुआ था वो। 10,000 के बाद, 10,000 बार फेल होने के बाद अगली बार में उसका आविष्कार सफल हुआ था। तो मैं भी अभी 10,000 बार फेल होने की कगार पर हूँ। 10,000 बार फेल होने के बाद फिर आविष्कार करूंगा दुनिया में जादू। समझ आ रही बात? चलिए ध्यान दीजिए, बालों पर ध्यान न दें। चलिए प्रतिशत टाइप बाय टाइप में लूंगा। सबसे पहले टाइप फर्स्ट की बात करेंगे, परसेंटेज के। बहुत ही प्यारा और बहुत ही शानदार है ना टाइप फर्स्ट। ठीक है, परसेंटेज के टाइप फर्स्ट की यदि हम बात करें, ठीक है, तो एक कहानी है, रेट इनटू क्वांटिटी बराबर एक्सपेंडिचर। भाव गुणा मात्रा बराबर खर्च। इसी पर है टाइप फर्स्ट पूरा का पूरा। और मैं बता चुका हूं कई बार कि कितना इंपॉर्टेंट है टाइप फर्स्ट। अब कुछ क्वेश्चंस टाइप फर्स्ट के लेंगे जिनके जरिए हम टाइप फर्स्ट को पूरा कवर करेंगे सेकंड्स में, है ना। सबसे पहले हम वे सवाल करेंगे जहां खर्च क्या होता है? समान। खर्च क्या होता है? कांस्टेंट। आई बात समझ में? जब भी खर्च कांस्टेंट होता है तो रेट और क्वांटिटी आपस में क्या होता है? इनवर्स। जैसे ये ए रेशियो बी है तो ये हो जाएगा बी। ये कब होता है? जब खर्चा कांस्टेंट हो। तो टाइप फर्स्ट में से ऐसे वाले सवाल सबसे पहले चुन कर करेंगे। तो ऐसे सवाल का एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, सवाल नंबर 3 आपकी शीट का। चावल के भाव में 16.2/3% की कमी। भाव रेट में 16.2/3% की कमी की हो गई। ठीक है। खपत में, बचत नहीं है, खपत है वो, खपत में मात्रा में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि खर्च में कोई परिवर्तन न हो। खर्च में कोई परिवर्तन न हो, है ना। खर्चा कांस्टेंट ये निकालना है, मात्रा में कितने परसेंट पर। जैसे ही पता चला खर्च में कोई परिवर्तन नहीं है, कांस्टेंट यानी कि समान, परिवर्तन नहीं होगा, है ना, अपरिवर्तित। क्लियर? तो जब भी खर्चा कांस्टेंट हो, रेट और क्वांटिटी आपस में क्या हो जाएंगे? इनवर्स। 16.2/3% कम 6 में 1 कम यानी कि 6 से 5। ऐसा ही होता है, 6 में 1 कम यानी कि 6 से 5। तो मात्रा अपने आप उल्टा करके लिख सकते हो। कब कर सकते हो उल्टा? कब कर सकते हो आप? कब सवाल आपको हक देगा, कब सवाल आपको परमिशन देगा उल्टा करने की? जब वो सवाल बताएगा आपको कि खर्चे में कोई परिवर्तन नहीं है। डायरेक्टली बताएगा या फिर इनडायरेक्टली उसमें छिपा होगा, आपको ढूंढना पड़ेगा। खर्चा समान है, जब भी खर्चा समान होगा आप ऐसा कर सकते हो। तो बताइए, ये ओरिजिनल और ये न्यू, ये पहले और ये अब। पहले भाव 6 रुपए प्रति किलो था, एक प्रकार से 5 रुपए प्रति किलो हो गया। तो मात्रा क्या हो गई? पहले मान लो 5 किलो सामान आता था, अब 6 किलो आता है, 1 किलो ज्यादा आता है। तो खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करे? तो खपत में 1 की वृद्धि हुई, किसमें? 5 में। 5 में 1 की बढ़त या वृद्धि, है ना, इंटू 100 ऐसे करके निकालते वृद्धि प्रतिशत। 1 बढ़ा 5 में, अंदर से आना चाहिए। 20% खपत बढ़ जाएगी। यही बात समझ में? ये खर्चा कांस्टेंट वाला सवाल। अब खर्चा कांस्टेंट वाला सवाल एक और मैं लेने जा रहा हूं आपके सामने। अब खर्चा कांस्टेंट वाला अगला सवाल मैं लूंगा, क्वेश्चन नंबर 11, सवाल नंबर 11, है ना। इधर ले लेते हैं क्या? चलो उधर ले लेते हैं, सवाल नंबर 11। चलो देखो जरा, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर, बड़ा ही शानदार सवाल, सवाल नंबर 11 है ना। क्या कह रहा है? चीनी के भाव में 16.2/3% की वृद्धि हुई है। रेट इंटू क्वांटिटी। चीनी के भाव में 16.2/3% का इंक्रीमेंट। वृद्धि होने पर 420 रुपए में पहले से 10 किलो कम चीनी आती है। खर्चा कितना है? 420 रुपए में। 420 रुपए में पहले से अब, यानी कि 420 रुपए का। क्या कहना चाह रहा है? 420 रुपए में पहले से अब। भाव बढ़ जाने, जब भाव बढ़ जाएगा तो उतने ही रुपए में सामान पहले से अब कम आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो 16.2/3% भाव बढ़ जाने से 420 रुपए में, 420 रुपए में, सॉरी, 10 किलो कम चीनी मिलती है। 420 रुपए में पहले से अब, पहले और अब दो कॉलम बनेंगे। तो बताइए, भाव 16.2/3% बढ़ा, यानी कि 6 में 1 बढ़ा, 6 से 7। तो बताइए मात्रा क्या हो जाएगी? 7 से 6 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? मात्रा 1 यूनिट घटी कि नहीं घटी, बताइए जरा, है ना। अब सबसे पहले आप ये समझो, इस सवाल में खर्चा समान है कि नहीं है। 16.2/3% भाव बढ़ गए, इस वजह से 420 रुपए में पहले से 10 किलो कम सामान आ रहा है। क्या कहना चाह रहा है? 420 रुपए में पहले भी खरीदता होगा, 420 रुपए में भाव बढ़ने के बाद भी खरीद रहा है, पहले से 10 किलो कम आ रहा है उसी 420 रुपए में।
यानी कि पहले भी 420 रुपया खर्च, अब भी 420 रुपया खर्च, यानी कि खर्चा समान। इस लिंक को पकड़ना है, खर्चा समान। क्लियर? तो ये उल्टा करने की परमिशन मिल जाएगी। भाव बढ़ा 6 से 7 तो 7 से 6, एक घट रहा है मात्रा में। एक बराबर 10 किलो चीनी दी है क्या? जो मात्रा में घट रहा है वो 10 किलो कम चीनी आ रही है ना, तो एक बराबर 10, तो 7 बराबर 70 किलो और 6 बराबर 60 किलो। यानी कि हमें क्या पता चला, 420 रुपए का पहले भी खरीदता था। वो देखो वो देखो, 420 रुपए में पहले 70 किलो सामान आता था। 420 रुपए में कितना किलो आता था? 70 किलो। काटो जरा, 6 रुपया प्रति किलो भाव निकल के आया पुराना वाला। प्रति किलो चीनी 6 रुपए की थी, 6 रुपया प्रति किलो। अब उसी 420 रुपए में अब 60 किलो आ रहा है, 10 किलो कम सामान आ रहा है। 420 रुपए में 60 किलो है ना, तो बताइए अब नया भाव 7 रुपए प्रति किलो, 7 रुपए प्रति किलो लिखा है ना, तो पुराना भाव 6 रुपए प्रति किलो, नया भाव 7 रुपए प्रति किलो। पुरानी खपत 70 किलो थी, अब नई खपत 10 किलो कम हो गई, 60 किलो हो गई। चारों आंसर आ गए, 1 2 3 और 4। पुरानी खपत 70 किलो, नई खपत 60 किलो। पुराना भाव प्रति किलो 6 रुपए पड़ रहा था, 420 रुपए में 70 किलो के साथ प्रति किलो 6 रुपए, अब प्रति किलो 7 रुपए। क्लियर? आ गई चारों चीजें आपके सामने। समझ में आया ये वाला सवाल? इस प्रकार का सवाल आप लोगों को क्लियर है? ठीक है, चलिए, है ना। अब एक और सवाल है इसी सीरीज में, इसी कहानी में, देखिए, है ना, इसी खर्चा कांस्टेंट वाला एक और सवाल है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा रेयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, सवाल नंबर 12, है ना, रेट इंटू क्वांटिटी बराबर एक्सपेंडिचर। क्लियर है ना? अब हम बात करें यहाँ से, ठीक है, तो भैया 144 रुपये में खर्चा समान है, वो समान खर्चा 144 रुपये, ठीक है। रेट 1 रुपया प्रति किलो बढ़ा, 1 रुपया प्रति किलो रेट बढ़ा। अब देखो, अभी तक परसेंटेज में था, अब रुपये में आया। ये सवाल इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। 2 किलो कम चीनी मिलती है। इस सवाल को रेशियो से भी कर सकते हैं आप। इस सवाल को कैसे करेंगे मैंने आपको बताया था। 144 रुपया टोटल खर्च है। एक तो इक्वेशन से बताया, तो इक्वेशन वाला मेथड तो बताने का टाइम नहीं है यहाँ पर इतना। रेट इंटू क्वांटिटी बराबर एक्सपेंडिचर, और इधर से रेट इंटू क्वांटिटी बराबर एक्सपेंडिचर। आई बात समझ में है ना? ये बराबर ना, रेट इंटू क्वांटिटी बराबर एक्सपेंडिचर, रेट इंटू क्वांटिटी बराबर एक्सपेंडिचर, है ना। भाव कितना बढ़ा? भाव 1 रुपया प्रति किलो बढ़ा। क्या? पुराना भाव नया भाव, है ना, भाव रेट और पुराना रेट नया रेट, रेट 1 रुपया प्रति किलो बढ़ा। और मात्रा कितनी कम आ रही है? 2 कम आ रही है। क्लियर? हीट एंड ट्रायल मेथड के बारे में मैंने आपको बताया था। 144 के फैक्टर करो, ऑप्शन आपकी हेल्प करेगा, है ना। तो बताइए 18 अठे होता है, 18 अठे 144 होता है। 18 और 1 19, नहीं बन पाएगा। और 8 माइनस 2 6, 19 छंग नहीं बन रहा है, यानी कि 18 और 8 जो लिया था वो गलत है। 144 के 2 गुणनखंड करेंगे, 18 और 8, बताई थी पूरी कहानी मैंने। क्लियर? सीधी सी बात है, इन दोनों का गुणा करके 144 बना, तो 144 के 2 गुणनखंड करो। देखो, हीट एंड ट्रायल मारो, है ना, गैम्बलिंग करो, जुआ खेलो, सट्टेबाजी करो, रिस्क लो, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी। ये 18 8 है, तो 18 यहाँ ले ले, 8 यहाँ ले ले, देखते हैं इससे होता है क्या। 18 माइनस 2 16, 8 और 1 9, हो गया 16 9 1 144। यस, मतलब 8 और 18 सही है, तो मिल गया हमें। ओरिजिनल रेट 8 रुपया प्रति किलो, नया रेट 1 रुपया बढ़ के 9 रुपया प्रति किलो। पहले 18 किलो खपत थी, नई खपत 16 किलो। आ गए चारों आंसर। आई, या फिर ऑप्शन आपकी हेल्प करेगा ना, चारों ऑप्शन बैठे तो हेल्प करने के लिए। क्लियर? तो ऐसे फैक्टर में तोड़ना है कि +1 और -2 करके इधर भी 144 सेटिस्फाई होना चाहिए। तो ओरिजिनल रेट 8 रुपया प्रति किलो, नया रेट 9 रुपया प्रति किलो, वास्तविक खपत 18 किलो, नई खपत 16 किलो। बोली आती बात समझ में? ये तरीका, या फिर इसका इक्वेशन वाला तरीका था, समीकरण वाला। तो समीकरण वाला तरीका लगाने का तो टाइम एग्जाम में होगा नहीं, देखो, है ना। यदि इसका इक्वेशन वाला तरीका देखना है तो आप जाकर वीडियो देखिए, उसमें बताया है मैंने, है ना। चलिए, तो ये एक्सपेंडिचर समान, जहां खर्चा दोनों ओर का समान होता है, वैसे वाले सवाल मैंने 3 वेराइटी के 3 प्रकार के सवाल करवाए, है ना। आपको पूरी शीट समेटनी है इन सवालों के बहाने, ठीक है। चलिए, अब हम सवालों का पिक्चर थोड़ा सा चेंज करते हैं, है ना, चेंज करते। अभी हमने खर्चा समान वाले सवाल किए, जिसमें खर्चा समान रहता है ना, जिसमें ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, इन्वर्स कर सकते हैं ना। अब देखिए कहानी बदलते हैं। अब देखिए कहानी क्या है भैया, आ जाओ सवाल सामने। हाँ, तो कहानी ऐसी है ना, रेट इंटू क्वांटिटी बराबर एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है, चावल के भाव में 10% की वृद्धि, चावल के भाव में 10% की वृद्धि, खर्च में केवल 5% की वृद्धि।
अब यहाँ अब खर्च कांस्टेंट नहीं है, खर्च में भी चेंज होगा, यहाँ भी चेंज होगा, ये वाला वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। तो मात्रा में कितना परिवर्तन आएगा ये हमें निकालना है। सवाल नंबर 5 है आपका, सॉरी सवाल बताना ही भूल गया। सवाल नंबर 5, चावल के भाव में 10% की वृद्धि है ना, खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें कि खर्च केवल 5% बढ़े, है ना। अब देखिए इस क्वेश्चन करने के दो तरीके, एक तो ये तरीका रेट क्वांटिटी और एक्सपेंडिचर, है ना। चलो भैया रेट में क्या चेंज आया, 10% बढ़ रहा है, खर्चे में क्या चेंज आया, 5% बढ़ रहा है खर्चा, है ना। 100 ले लें, 10% बढ़ाओगे 110, 100 ले लें 5% बढ़ाओगे 105। मात्रा का रिलेशन मिल गया, हमें किसी से कोई मतलब नहीं। तो मात्रा का रिलेशन क्या आया भैया, 110 से 105, यानी कि 22 से 21, एक घट रहा है 22 में, एक घटा 22 में इंटू 100, 50/11, है ना। 4 सही 6/11% घटेगा, है ना। आया समझ में, क्लियर, ठीक है। ये मेथड मैंने बताई थी, एक और मेथड बताई थी, Q बराबर E/R, Q बराबर E/R, Q का वैल्यू निकालना है तो E के बटे में R ले लो। अब E/R ओरिजिनल और E/R न्यू, आई बात समझ में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, सुनिए, है ना। तो E में क्या चेंज आ रहा है, 5% बढ़ रहा है, और R में क्या चेंज आ रहा है, 10% बढ़ रहा है ना, ठीक है। R में 10% बढ़ रहा है तो बताइए रेट 10 से 11 हो गया, 5% बढ़ रहा है यानी कि 20 से 21, आप तो जानते हैं, आपसे कभी कुछ छिपाता ही नहीं। 5% 1/20 होता है, 20 में 1 बढ़ेगा 20 से 21, 10% बढ़ेगा 10 से 11, 0 0 कैंसल, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 11 दूनी 22, 22 रेशियो 21 बन जाएगा। यही रेशियो देखो कितना सीधे आ गया था, बिल्कुल आया था कि नहीं आया था, 22 रेशियो। दोनों मेथड मैंने बताइए। तीसरी मेथड भी एक और, x + y + x 500 वाली, दिस इज ऑल्सो द मेथड यू कैन यूज। ये 5 दिया है पूरा, रिजल्टेंट चेंज कितना दिया, दोनों का मिला के x, ये y, और ये इसका रिजल्ट कितना दिया है 5। x का वैल्यू +10, x की जगह +10 लगाओगे तो अपने आप यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा 4 सही 6/11, माइनस का आएगा आंसर, मतलब कमी हुई, है ना। ये भी फॉर्मूला लगा सकते हो आप, ठीक है। चलिए इसी प्रकार का एक और सवाल लेता हूँ मैं, सवाल नंबर 6 नहीं, रुको एक मिनट, 6 नहीं लूँगा, सवाल नंबर 9 लूंगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। सवाल नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, रेट इंटू क्वांटिटी बराबर एक्सपेंडिचर। क्या बोला 9 नंबर, चावल के भाव में 57 1/7% का इंक्रीमेंट, है ना, ठीक है। खपत में कितने किलोग्राम की कमी करें, खर्च केवल 14.2/7% बढ़े, है ना, ठीक है। कितने की कमी करें, सेम सवाल है। ये रहा भैया आपका रेट, ये क्वांटिटी, और आप तो जानते ही हो ये रहा आपका एक्सपेंडिचर। आई बात समझ में। रेट में क्या चेंज आ रहा है, 57 1/7% बढ़ रहा है, खर्च में 14 2/7% बढ़ रहा है ना। अब एक चीज देखो आप, 57 1/7% होता है 4/7, 7 में 4 बढ़ा यानी कि 7 से 11 का रेशियो आएगा, 7 तो ये 11, है ना। और 14 2/7% बढ़ा यानी कि 7 से 8 का रेशियो आएगा, 7:8 आएगा कि नहीं आएगा बताइए। 14 2/7% बढ़ा ना, 57 1/7 में 4 बढ़ा तो 7 का 11, 7 का 11, 14 2/7% यानी कि 7 में 1 बढ़ा तो 7 से 8, 7 से 11, 7 से 8 ऑलरेडी सेट है, 7 7 का 7 ही आ जाएगा, तो 7 का सीधे 11 और 7 का सीधे 8। ये देखो दोनों सेम थे ना, नहीं तो एलसीएम लेके हम इनको सेम करते हैं इंटू करके, 7 से 11 7 से 8, तो हमें मतलब नहीं, हमें मात्रा पकड़ में आ गई, 11 से 8 हमारी बात बन गई, यानी कि मात्रा में 3 की कमी हो रही है, ठीक है। ये वास्तविक मात्रा, वास्तविक खपत, ये नई खपत, और ये मात्रा में कमी। अब हमें 110 किलो दिया है वास्तविक खपत, तो 11 बराबर 110 किलो दिया है वास्तविक खपत, तो हमसे ये पूछा है कि कितनी डिक्रीज हुई, तो 3 बराबर कितनी डिक्रीज हुई, 30 किलो। आई बात समझ में, आंसर, ठीक है ना। नई खपत बोलता तो 80 किलो आ जाती, 11 बराबर 110 तो 3 बराबर 30 किलो। आई बात समझ में। इसी रेशियो को आप वैसे भी ला सकते हो, उस वाली मेथड से, Q बराबर E/R, ये वाली मेथड से भी ला सकते हो ना आप रेशियो। रेट में क्या चेंज हुआ, 57 1/7% बढ़ा यानी कि 7 से 11 रेट, और खर्चा 7 से 8, 7 7 कैंसल, सिंप्लीफाई करोगे 11:8 आ जाएगा ना, ये सेम रेशियो है ना। ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। 9 हो गया। 9 के बाद अब हम आएंगे, ठीक है। चलो बाकी के सवाल आप लोग कर लेना टाइप फर्स्ट के, अब मैं आ रहा हूँ टाइप सेकंड पर। सीधे आ जाते हैं हम टाइप सेकंड पर, है ना, ठीक है। ध्यान रहे प्रतिशत में कई सारे क्वेश्चंस इसी रिलेशन पर डिपेंड है ना।
रेट क्वांटिटी मतलब दो चीजों का गुणा और बराबर रिजल्ट। रेट और क्वांटिटी की जगह दो मेंबर कुछ और भी हो सकते हैं, बट गणित यही चलेगा, ए इंटू बी बराबर सी वाला गेम चलेगा टाइप सेकंड में भी पूरे में, है ना। टाइप सेकंड का सबसे पहले मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? आयत की लंबाई, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर एरिया। बोला था ना, दो मेंबर का गुणनफल बराबर रिजल्ट सेम, लंबाई चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, ठीक है ना। आयत की लंबाई 62 1/2% बढ़ रही है ना, ठीक है, और चौड़ाई 9/13% घट रही है। एरिया में चेंज निकालना है, एरिया में चेंज निकालना है, इजी है। लंबाई गुणित चौड़ाई से बनेगा एरिया, है ना, ओरिजिनल और न्यू, है ना। 62.5% शायद 5/8 होता है, तो 8 में 5 बढ़ेगा तो लंबाई 8 की 13 हो जाएगी क्या, है ना। ओरिजिनल लंबाई 8 तो नई लंबाई 13, है ना। लंबाई 62.5% 5/8 होता है, कर लेना है हल आपको। 12.5% का 5 बार है, 12.5% 1/8, 5 बार 12.5 5/8, 8 में 5 बढ़ेगा 8 से 13, क्लियर। 9/13% कितना होता है? 1/13, है ना। 13 में 1 घटेगा, तो बताइए चौड़ाई 13 से 12 की ओर बढ़ेगी क्या? 13 में 1 घटेगा, 1/13 होता है, कर लेना, बताया मैंने। 13 में 1 घटेगा 13 से 12, क्लियर। चलिए ये ओरिजिनल वाला एरिया, नया नया एरिया काट ले क्या इसको, 13 से 13 कैंसिल, 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, तो लंबाई गुणित चौड़ाई ओरिजिनल वाला एरिया केवल 2 यूनिट आया। लंबाई गुणित चौड़ाई, नई लंबाई नई चौड़ाई, नया एरिया 3 आया, 1 बढ़ रहा है 2 में, 1 बढ़ा 2 में इंटू 100, यानी कि 50% एरिया बढ़ा के नहीं बढ़ा? बोलो आती है बात समझ में? सवालों में एक्सपर्टाइज होना चाहिए आपकी। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, सवाल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं ना। एक मजदूर एक सप्ताह में 60 घंटे काम करता था, 2400 रुपए प्राप्त करता है। उसका प्रति घंटा वेतन 57 1/7% बढ़ता है तथा कार्य का समय अंतराल 12.5% बढ़ता है, ठीक है। मान लो एक आदमी, ये ऐसा रिलेशन है, ऐसा रिलेशन, इस सवाल में ऐसा रिलेशन कैसे बना, देखिए मैं, ये कला आपको आनी चाहिए, है ना। हम किस रिलेशन पर काम कर रहे हैं? ए इंटू बी बराबर सी। तो कैसे बना रिलेशन? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं 2 लाख रुपए प्रति घंटे कमाता हूं। जब लिखना ही है, उदाहरण लेना ही है, तो क्यों ना बड़ा उदाहरण लो जिसको देख के अच्छा फील तो आए कम से कम, है ना। 2 लाख रुपए प्रति घंटे कमाता हूं और सप्ताह में केवल 10 ही घंटे काम करता हूं, यानी कि हर सप्ताह 2 लाख के हिसाब से 20 लाख रुपए हर सप्ताह कमाता हूं मैं। आई बात समझ में? तो ये देखो ए इंटू बी बराबर सी, ऐसी पिक्चर, ऐसी प्रैक्टिकल पिक्चर पर डिपेंड है सवाल, है ना। आई प्रति घंटा, क्या बोलोगे इसको आप? डूब जाओ चीजों में। जब डूबते ना, देखो हमारे अंदर क्षमताएं अनंत है, आपको बस डूबना होता है, समझ आ रही बात? डूब जाओ चीजों में, डूब जाओ। क्या समझ में नहीं आएगा ये इनकी कोई, थोड़ा सा हिंदी भाषा यूज करूं तो इनकी कोई औकात है क्या हमारे इस मशीन के सामने? कुछ नहीं है, कुछ नहीं। आय प्रति घंटा, है ना, आय प्रति घंटा बोलेंगे इसको। ये ए बना हमारी कहानी का। बी कौन बना? टाइम, समय। और ये कुल वेतन, टोटल आय, सवाल ने जो भी शब्द यूज किया हो, है ना, ठीक है। इनकम, आय, ये उसकी टोटल आय, कुल वेतन, है ना। अब देखिए आय प्रति घंटा में ये 2400 रुपए का कोई यूज नहीं है, 60 घंटे का कोई यूज नहीं है। प्रति घंटा वेतन में क्या चेंज आ रहा है? 57 1/7% बढ़ रहा है, ठीक है ना। और इसके बाद समय अंतराल 12.5% कम कर दिया, 12.5% कम कर दिया, तो उसकी आय में परसेंटेज में आंसर निकालना है। 2400 रुपए 60 घंटे के, सेम सवाल हो गया, बिल्कुल सेम। जैसे लंबाई चौड़ाई का परिवर्तन दिया था, वैसे यहां पर इसका ए का, ये ए कैरेक्टर है, बी कैरेक्टर का परिवर्तन दिया। चलिए ठीक है, तो 57 1/7% आय प्रति घंटा इंटू टी, ठीक है, बराबर बनेगी टोटल आय। आई बात समझ में? क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहां से कहानी क्या है। ये ओरिजिनल आय प्रति घंटा 57 1/7% होता है, 4/7 यानी कि 7 में 4 बढ़ा तो 7 से 11 हो गया आय प्रति घंटा। 12.5% कम, 8 में 1 कम, 8 से 7 हो गया समय, 7 7 कैंसिल। ये ओरिजिनल आय नहीं आए, ओरिजिनल आय 8 नहीं आई 11, 3 बढ़ा आय में, 3 बढ़ा 8 में इंटू 100, बताइए 37.5% बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो उसकी आय 37.5% बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? इस प्रकार से क्लियर है इतनी बात, ठीक है। सवाल नंबर 4 में ए इंटू बी बराबर सी पर खेल रहे हैं अभी तक हम प्रतिशत में। ये कला, ये आर्ट कहानी का छिपा हुआ सिर्फ ये अकेला आधार जिसके ऊपर अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन चिपकते जा रहे हैं आकर,
ये आधार मैं आपके सामने खोलना चाह रहा हूं। आपके अंदर कला होनी चाहिए, वो आइडियोलॉजी क्रिएट करो अपने अंदर, सवाल को देख के इसके जैसा है ये पहचान करना आना चाहिए। प्रैक्टिस से होता है, लगना पड़ता है चीजों के पीछे। दिमाग खराब हो रहा है फिर भी बैठे रहो, जिद जिद होनी चाहिए। चलिए अब देखो सवाल नंबर 4, उठना ही नहीं है, हमको हरा देंगे क्या है सवाल, तो फिर क्या काम के हम, व्यर्थ है जीवन हमारा। चलो सवाल नंबर 4, सिनेमा हॉल की टिकट की बिक्री 57.1% बढ़ जाती है तथा मूल्य 16.2% बढ़ जाता है, कुल आमदनी में परिवर्तन क्या होगा, है ना। सिनेमा टिकट का मूल्य भैया, जस्ट फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए का एक टिकट है और टोटल 5 लोग मूवी देखने गए, तो टोटल खर्चा 50 रुपए हुआ क्या नहीं हुआ। ये ए इंटू बी बराबर सी, ऐसी पिक्चर है हमारी, है ना। तो टिकट का किराया या टिकट का चार्ज है ना, ठीक है, टिकट का मूल्य है ये, मूल्य प्राइस इंटू ये लोगों की संख्या बराबर कुल आमदनी बोल दो, या फिर हम जो पिक्चर देखने गए 5 दोस्त उनके लिए इसको खर्च बोल दो, सिनेमा हॉल वालों के लिए कुल आमदनी बोल दो, रिवेन्यू बोल दो, राजस्व बोल दो, इस शब्द को कुछ भी पुकारा जा सकता है। ये ए इंटू बी बराबर सी। चलो मूल्य में कितनी वृद्धि हुई, सिनेमा टिकट के मूल्य में 16.2% बढ़ जाता है भैया, 16.2/3% बढ़ जाते हैं, क्लियर, ठीक है। देन उसके बाद 57.1/7% बिक्री बढ़ गई, बिक्री यानी कि आने वाले लोगों की संख्या, कुल आमदनी में कितना परिवर्तन होगा। सेम कहानी 6 से 7, ये 7 से 11, समझ जाओगे, लिखने की जरूरत तो नहीं ना, फिर से मूल्य इंटू एन बराबर, सेम कहानी जैसे वहां लिखा था, ऐसे फॉर्मूले को लिख लेना ऐसे करके, है ना। ये 1/6, 6 में 1 बढ़ा, ये 4/7, 7 में 4 बढ़ा, 7 7 कैंसिल, 6 से 11 आएगा, क्लियर है। तो 5 बढ़ा 6 में इंटू 100, 83 1/3% आएगा, हल कर लेना बैठ के आराम से, है ना, क्लियर। इसके बाद सवाल नंबर 7 पर आ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 आ जाते हैं सवाल नंबर 7 पर, है ना, ठीक है। सवाल नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सवाल नंबर 7, एक शंकु की त्रिज्या 14.2/7% की वृद्धि होती है तथा ऊंचाई 12.5% कमी, इसके आयतन में क्या, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन जो होता है ना वो होता है π/3r²h। तो भैया ओरिजिनल आयतन और न्यू आयतन, है ना, तो π/3 इंटू r इंटू h, इससे बनेगा वॉल्यूम, क्लियर। तो दोनों और π/3 आएगा सेम, क्लियर, ठीक है। त्रिज्या, त्रिज्या में क्या चेंज आया भैया, रेडियस में क्या चेंज आया, त्रिज्या में क्या परिवर्तन, 14.2/7% बढ़ा, 14.2/7% बढ़ा यानी कि 7 में 1 बढ़ा, तो त्रिज्या 7 से 8 आएगी, 2 बार आएगी त्रिज्या, r² है तो 2 बार। पूरे फॉर्मूले खोल लो, किसी भी क्षेत्रमिति का कोई भी फॉर्मूला दे दे, कोई भी चित्र, उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूले को खोल लो पूरा और छापते जाओ। त्रिज्या 7 से 8, ये भी त्रिज्या ये भी त्रिज्या, 2 बार आएगी त्रिज्या। ऊंचाई में क्या चेंज आया भैया, ऊंचाई में ऊंचाई 12.5% घटी, 12.5% घटी यानी कि 8 में घटी, तो ऊंचाई हो गई 8 से 7। आई बात समझ में, क्लियर है। π/3 से π/3 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, 7 से 8 आएगा, 1 बड़ा 7 में, 1 बड़ा 7 में इंटू 100 यानी कि 14 2/7% बढ़ेगा आयतन, है ना, ठीक है, क्लियर। सो ये टाइप भी कंप्लीट, ठीक है, बाकी के सवाल आप करिए। अब मैं आ रहा हूँ सीधे टाइप 3 पर, है ना, ठीक है, आ जाते हैं टाइप 3 पर। टाइप 3 टाइप थर्ड क्या है, टाइप थर्ड का क्वेश्चन नंबर 3 और 5 करवाऊंगा मैं। सबसे पहले 3 पर आते हैं। सवाल नंबर 3 कहता है एक अफसर की आय 10% घर के किराए का कर दिया जाता है। एक अफसर की आय x मान लो, 10% घर के किराए पे दे दिया, फिर उसके बाद बची हुई राशि का, ये बची हुई राशि का 15% शेष यानी कि रिमेनिंग, इंग्लिश में रिमेनिंग वर्ड आएगा लिखा हुआ, शेष। शेष शब्द क्या करेगा, साइकिल को काट के नई साइकिल, नया आधार बनाएगा, है ना। 15% पढ़ाई पर खर्च कर दिया और बाकी राशि का, फिर बाकी यानी कि फिर से एक बार शेष शब्द का प्रयोग हुआ, शेष राशि का 10% वस्त्रों पर, और इसके बाद कितना बचा उसके पास, 1370 रुपया बचा। ये सवाल है तीसरा। अब पांचवा ले लेता हूँ। पांचवा सवाल क्या है, शिवम अपनी आय का 50% घर के खर्च पे, जो भी आय है उसकी x, 50% घर के खर्च पे, ठीक है। बाकी का, बाकी शब्द आया, जैसे ही बाकी शब्द आया साइकिल ब्रेक होके नया आधार बनेगा।
बाकी का 50% यात्रा, 25% मनोरंजन, 25% मनोरंजन, ठीक है ना, और 10% खेल, 10% खेल पर, ठीक है। 3750 रुपये बचते हैं। अब आप बोलोगे सर आपने 3-3 तीर छोड़ दिए यहाँ से, इस कमान से 3-3 तीर क्यों छोड़ दिए? क्योंकि देखिए कहानी क्या है, सुनिए। ऐसा है कि शेष शब्द इसके बाद आया ही नहीं ना, शेष का 50, फिर उसके बाद शेष का 25 नहीं, सीधे इसी शेष का 50 25, एक ही बार शेष शब्द देना तो नई साइकिल बनेगी नहीं। इसी का 50, इसी का 25, इसी का 10। तो थोड़ा सा इसको रिड्यूस करेंगे हम साइकिल को, तो देखिए 50%, ये शेष जोड़ो जरा, 50 25 10 85 गया, कितना आया 3750। क्लियर? ये इस प्रकार से, ये सवाल में समझाना चाह रहा हूँ, शेष शब्द का यूज समझाना चाह रहा हूँ। बहुत 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 महत्वपूर्ण सवाल है ये, है ना, एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। 10% कम, अच्छा रेशियो से भी कर सकते हैं, बाकी मेथड से भी कर सकते हैं, है ना। 10% कम यानी कि 10 में 1 कम, 15% कम यानी कि 20 में 3 कम, 10% कम यानी कि 10 में 1 कम। क्लियर? 50% कम यानी कि 2 में 1 कम, 85% कम यानी कि 20 में 17 कम, है ना। 17/20 आएगा इसका भिन्न, ठीक है। अब सुनिए, 10 में 1 गया तो 10 में से 9 बचा, 20 में से 3 गया तो 20 में 17 बचा, 10 में से 1 गया 10 में से 9 बचा, बराबर 1377। चलो काट लेते हैं, 9 से जाएगा ये, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 9 तिया 27, फिर 9 से जाएगा ये, 9 एकम 9, 9 17, 17 से जाएगा ये, खत्म। तो x बराबर 10 गुणा 20 गुणा 10, सीधे 2000 आ जाएगा उधर जाके, ये तो गुणा होकर उधर x बराबर 2000। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, 10 में 1 कम तो 10 से 9, 20 में 3 कम तो 20 से 17, बताया मैंने सब, 10 में 1 कम 10 से 9। क्लियर? अब सुनो मेरी बात, चलो ये 2000 आया, और इन तीनों को गुणा करेंगे 13 से, ये गुणा करना पड़ेगा आपको आराम से बैठ के शांति से। ये 1377 सच में 1377 रुपए के बराबर ही दिया है, तो 2000 बराबर आंसर सच में 2000 ही आ जाएगा। ये भी तरीका बताया। चलो इधर आ जाओ, 2 में 1 कम तो 2 में से 1 बचेगा, 20 में 17 गया, 20 में से 3 बचेगा, बराबर 3750। क्लियर? 3 से काटेंगे 1250 बार जाएगा 40, है ना, 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 0, 4 5 20, 0 2 48 50, 5000 आ जाएगा, ठीक है। या फिर 2 में 1 कम तो 2 में से 1 बचा, 20 में 17 गया, 20 में से 3 बचा, है ना। ये देखो भैया 40/3, 3 बराबर कितना है 3750, है ना। 3 बराबर 3750, ठीक है। ये 50,000 आएगा शायद, हाँ 50,000। 3 बराबर 3750, तो 1 बराबर निकालोगे यहाँ से तो 1 बराबर 1250, 1 बराबर 1250, 40 बराबर 40 बार 1250, 40 बार 1250 करोगे तो ये आएगा आपका 50,000। आया समझ में? क्लियर? ये ध्यान रखना है, टाइप 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप 4 वोट्स वाला अभी छोड़ दीजिए, लास्ट में करेंगे। टाइप 5 पर आ जाइए सीधे, टाइप 5 पर आता हूँ मैं, है ना, सीधे, ठीक है। आ जाते हैं टाइप 5 पर, क्या बोल रहा है टाइप 5 सुनते हैं इसकी, है ना। चलो भाई टाइप 5, ठीक है, आ जाते हैं टाइप 5 पर हम, है ना। क्या बोल रहा है टाइप 5, सुन लेते हैं इसकी। एक व्यक्ति, हाँ टाइप 5 का एक ही सवाल करवाऊंगा, सवाल नंबर 3, इजी है ना। एक व्यक्ति अपनी आय का, अच्छा आय माइनस खर्च करोगे तो बचत आएगी। आई बात समझ में? ठीक है। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है, ठीक है ना। 60% खर्च करता है, मान लो 100 कमाता है, 100 का 60%, 60 खर्च करता है, 40 बचाता है। ये पहले सेंटेंस से हमने माना कि 100 कमाता है, 60%, 60 खर्च करता है, 40 बचाता है। अब उसने क्या बोला, यदि व्यक्ति की आय 20% बढ़ जाए भैया 20%, बहुत अच्छी बात है, 100 की जगह 120 कमाएगा, तो खर्च भी 10% बढ़ जाता है, होता है ऐसा अक्सर। तो 60 का 10%, 6 रुपये बढ़ जाएंगे तो 66 खर्च करेगा, तो 120 में से 66 गया, 54 बचाएगा। तो बचत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा? बचत बढ़ रही है, 14 बढ़ा है 40 पर, 14 बढ़ा है 40 पर इंटू 100। क्लियर? 0 से 0 कैंसल, 5 बार 2 बार, 2 सती 14, 7 35% बढ़ गई बचत। बताओ 35% बचत बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? टाइप 6 पर आ जाते। ये इधर देखो, इधर टाइप 6 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये देखिए टाइप 6 है ना।
टाइप 6 में पहला सवाल करवा देता हूँ। टाइप 6 में दो संख्याएं 17 और 3। मैंने शॉर्टकट मेथड बताया है इसका कि नीचे 17 प्लस 3 करो और ऊपर केवल छोटी वाली संख्या रखो और इंटू 100 कर दो। ये 20 है, 20 पंजे 100, 5 तिया 15 आंसर आ जाएगा। बाकी बेसिक तरीके से देखना है तो इलिगेशन से बताया, सारे तरीकों से बताया मैंने इसको, है ना। इसमें क्या होता है, जो उसमें टैक्स में जो परिवर्तन होता है, चेंज इन टैक्स ऑलवेज इक्वल्स टू चेंज इन नेट इनकम, ऐसे करके मैंने बताया था। इसका वीडियो देखो जा करके, है ना, क्योंकि पूरी कहानी समझा नहीं सकता मैं वापस से, ठीक है। आई बात है, ये टैक्स वाले सवाल है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। चलिए टाइप 7 पर आ जाते हैं। टाइप 7 का क्वेश्चन नंबर 2 बताऊंगा, है ना। टाइप 7 का सवाल नंबर 2। तो आ जाते हैं टाइप 7 का सवाल नंबर 2, ठीक है। क्या है सवाल नंबर 2? एक व्यक्ति एक परीक्षा में 22% अंक लाया तथा 33 अंकों से फेल हो गया, रो रहा है। ये एग्जाम वाले सवाल में टोटल मार्क्स, यानी कि पूर्णांक को हम हमेशा क्या मानते हैं, 100%, है ना। एक आदमी मान लो पासिंग मार्क्स यहाँ है, बाउंड्री लाइन यहाँ है, इससे पीछे रह गया वो फेल, इससे आगे आया वो पास, क्लियर। अब इसमें क्या बोला इस सवाल में कि भैया एक व्यक्ति एक परीक्षा में 22% अंक लाया, 2200 में से 22% अंक लाया और 33 अंकों से फेल हो गया, यानी कि बाउंड्री लाइन से 33 किलोमीटर पीछे रह गया। 33 अंकों से फेल होने का मतलब पासिंग मार्क्स से 33 पीछे रह गया 22% लाके। और दूसरा विद्यार्थी 45% अंक लाया, 45 लाया और उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंकों से 36 कदम आगे है, 36 अंक आगे। अब हमें क्या निकालना है सर, पास बाउंड्री लाइन से 36 ज्यादा है ये, ठीक है। पूर्णांक निकालना है, दोनों के प्राप्तांक और उत्तीर्ण अंक निकालना है, ठीक है। चलो वो सब छोड़ो, यहां से यहां तक टोटल मार्जिन देखो। 22 और 45 में टोटल मार्जिन 23% है कि नहीं, है बताइए। बाईस और 45 में टोटल मार्जिन 23% है कि नहीं है। तो 23% बराबर 33 प्लस 36, 69 आएगा कि नहीं आएगा बताइए, है ना। प्रतिशत में 23% का मार्जिन है, 45 में से 22 माइनस करो आप, आएगा 23% का मार्जिन, है ना। और अंकों में 33 प्लस 36, 69 है कि नहीं है। तो 23% 69, तो 1% 3 आएगा। देखो ना, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 3 गुना है तो 1% बराबर 3, तो 100% बराबर पूर्णांक 300 आ जाएंगे, पूर्णांक 300। और दोनों के प्राप्तांक, है ना, प्रतिशत से अंक 3 गुना है। 22 बराबर 22 तिया 66, 45 बराबर 45 तिया 135, तो दोनों के प्राप्तांक क्या आ जाएंगे, 66 और 135। और उत्तीर्ण अंक, तो 66 प्लस 33 करोगे तो उत्तीर्ण अंक 99 आएगा। तीन चीजें निकालनी है, पूर्णांक, दोनों के प्राप्तांक और न्यूनतम उत्तीर्ण अंक। तो पूर्णांक पहले पॉइंट का आंसर 300, दोनों के प्राप्तांक 66 और 135, ये दूसरे का आंसर है, दोनों के प्राप्तांक। तीसरा आंसर उत्तीर्ण अंक, न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 99, 66 प्लस 33 99, या फिर 135 में 36 माइनस करोगे तो भी 99 आ जाएगा, क्लियर है। टाइप 8 मैं एक एक सवाल ले रहा हूं, लेकिन ध्यान रखें आपका उद्देश्य आपको पूरी शीट समेटना है इस समरी के जरिए, है ना। चलिए टाइप 8 पर आ रहा हूं मैं। टाइप 8 की बात करें तो देख लेते हैं टाइप 8 में क्या कहानी है, क्या क्या दिया है, क्या नहीं दिया है ना। अरे बड़ी गर्मी लग रही है। हाँ चलिए हम टाइप 8 की बात करें। टाइप 8 में क्वेश्चन नंबर 3, सवाल नंबर 3, है ना, ठीक है। एक परीक्षा में 40% गणित में पास हुए, हाँ भैया। मैथ्स में कितने पास हुए, 40%, ठीक है ना। और इंग्लिश में कितने पास हुए, 25%, है ना। दस प्रतिशत दोनों में पास हुए, है ना। 10% दोनों में पास हुए, ठीक है। 40 50, अरे 50 है यार। इंग्लिश में 50% अनुत्तीर्ण हुए ना, 50% अंग्रेजी में पास हुए, और दोनों में 20% दोनों में फेल हुए, 20% दोनों में फेल हुए, ठीक है। और कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 600। कुल विद्यार्थी क्लास में 600 एग्जाम देने वाला, ठीक है। तो 5 पॉइंट के आंसर हमें निकालना। अब आपको ये चीज बनाना आती है, सिखाया है मैंने आप लोगों को, है ना, ठीक है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको सेट्स बोलते हैं, सेट्स। क्या बोलते हैं इसको, सेट्स, समुच्चय। जब भी आप अपने व्यापम का सिलेबस देखेंगे ना, तो एक टॉपिक मिलेगा आपको, सेट्स यानी कि समुच्चय।
इसको अलग से बताया जाता है, अलग से नहीं ये टॉपिक हमने प्रतिशत में ही पढ़ा है पूरा। इस पार्ट को पढ़ाते पढ़ाते सिर्फ 3 सवाल नहीं करवाए, इसके अलावा मैंने 5 6 7 सवाल लिख कर भी करवाए हैं। पूरा सेट्स टॉपिक यही है ना, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये टॉपिक है पूरा, इसको सीरियसली लेना, जो वीडियो बताया उसमें पूरा देखना है ना, सब कुछ कवर है बहुत अच्छे से, है ना। किताबों में नहीं होगा उतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैंने सारे कवर अप करवाए इसमें, ठीक है। अब देखिए क्या है कहानी। चलो भैया, मैथ्स और इंग्लिश दोनों में फेल होने वाले 20%, तो दोनों में फेल होने वाले कहाँ आएंगे, बाहर आएंगे। और हम जानते हैं पूरी क्लास तो अपने आप में 100% होती है, तो दोनों में फेल होने वाले 20% कहाँ आएंगे, बाहर। आई बात समझ में क्लियर? 20% बाहर, तो तीनों मिला के 80 बचा कि नहीं बचा, बताइए। तीनों मिला कितना बचा, 80। अब 80 में से ये मैथ्स का सर्कल इंग्लिश, 80 में से मैथ्स 40 ले गया, मैथ्स 40, ये मैथ्स वाला सर्कल ले गया 40, मतलब 80 में से दोनों मिला के 40 ले गए, तो बताइए 40 बचा कि नहीं बचा। क्लियर है, इतनी बात है ना, क्लियर है 40। बस दूसरी बार नहीं रिपीट करूंगा, रिपीट करके देख लो एज ए वीडियो फॉर्म में। चलिए अब देखो, अंग्रेजी 50 है, अंग्रेजी 50 है, 50 में से 40 गया, 10 बचा 10, ठीक है। अब मैथ्स, मैथ्स 40 है, 40 में से 10 गया, 40 है ना मैथ्स का गोला, 40 में से 10 गया 30, भर दिए सारे गोले। बस यही सेट से यही समझ चाहिए। इनमें आपको फॉर्मूले मिलेंगे, फॉर्मूला कत्ते ही नहीं करना, कंफ्यूज हो जाओगे, सवाल घूमेगा फॉर्मूला फेल, लगा के देख लेना। मैंने जितने भी सवाल करवाए वो फॉर्मूला जो है ना सेट्स वाला, ए यूनियन बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, सब फेल है, ठीक है। इधर देखिए अब कहानी क्या है। चलो भाई, टोटल 100% लोगे, क्या निकालना है, पहला पॉइंट मांग रहा है केवल गणित में पास, केवल गणित में पास, ये केवल गणित में पास है 30%, तो 30% ये केवल गणित में पास, केवल गणित है ना, केवल गणित, अंग्रेजी वाला गोला नहीं, केवल गणित, तो 30% ऑफ 600 कितना आएगा, 180। दूसरा पॉइंट क्या मांग रहा है, अंग्रेजी में फेल, अंग्रेजी में फेल, तो भैया अंग्रेजी में 50% पास है, तो अंग्रेजी में 50% फेल है, नॉर्मल सा बात है। यदि किसी क्लास में 50% बच्चे अंग्रेजी में पास है, तो टोटल 100 में से 50% फेल है, गोले की जरूरत ही नहीं इसमें, तो नॉर्मल सवाल है, केवल वगैरह तो लगाया ही नहीं उसने, है ना। गणित में अनुत्तीर्ण, तो भैया गणित में 40% पास है, तो 60% फेल है गणित में, 60% ऑफ 600 360। चौथा बिंदु, चौथा पॉइंट है ना, अच्छे से करना, इसको ध्यान रखना इस टॉपिक को, है ना पूरा। गणित या अंग्रेजी में पास, गणित या अंग्रेजी में पास, गणित या अंग्रेजी में पास, इसका मतलब ये होता है कि पूरा 80% आ जाएगा, 480, है ना। गणित या अंग्रेजी में पास यानी कि सिर्फ गणित में पास हो तो भी आएगा, सिर्फ अंग्रेजी में पास हो तो भी आएगा, दोनों में पास है तो भी आएगा, या वाला केस, या इंग्लिश में ओ आर और वाला केस, बहुत अच्छे समझाया है मैंने, है ना। पांचवें पॉइंट पर आते हैं, पांचवा पॉइंट क्या मांग रहा है, फेल्ड इन बोथ, दोनों में फेल, तो दोनों में फेल तो दिया ही है ना यार 20%, 20% ऑफ 600 120 आ जाएगा, है ना, क्लियर, ठीक है। अब इसमें चौथा वाला पॉइंट अंग्रेजी में अलग, ये मैंने हिंदी के हिसाब से आंसर निकाला है। चौथा वाला पॉइंट अंग्रेजी में ये है कि गणित या अंग्रेजी में फेल, तो अकॉर्डिंग टू इंग्लिश चौथे का आंसर गणित या अंग्रेजी में फेल होने वाले 90% आएंगे, क्योंकि गणित और अंग्रेजी दोनों में पास 10% है, तो इसको छोड़ के बाकी के 90% ऑफ 600 समझाया मैंने बहुत अच्छे से, है ना। नहीं समझ में आया तो वहां जाकर देखो, ये है आपका टाइप 8। चलो टाइप 9 पर आते हैं, टाइप 9 की बात कर लेते हैं ना, ठीक है, आ जाते हैं टाइप 9 पर। टाइप 9 क्लियर, टाइप 9 की बात करें, टाइप 9 में क्वेश्चन नंबर 2 करवाऊंगा, तीनों सवाल एक ही जैसे, है ना। और ये टाइप 9 पूरा का पूरा मिक्सचर का टाइप फर्स्ट है ना, वहां भी पढ़ाया मैंने, ठीक है। ताजा फल में 68, फल किससे बनता है, फल बनता है पल्प और पानी से। किससे बनता है फल, पल्प और पानी से। पल्प यानी कि वो खाने वाला फल का भाग जो होता है ना। ये सवाल ऐसा मानो अंगूर के ऊपर है, अंगूर के ऊपर, है ना, पल्प और पानी से। अब उसने क्या बोला, ताजे फल में 68% पानी है, भैया ताजे फल में 68% पानी है और पूरा 100% होता है, तो पल्प 32 बचा। तो बताइए ताजे फल में पल्प से पानी का अनुपात 8:17 आएगा क्या, ताजे फल में पल्प से पानी का अनुपात बताइए 8:17 आएगा कि नहीं आएगा। तो पल्प 32 68 यानी कि 8:17, ठीक है, ताजे फल में। और सूखे फल की यदि हम बात करें, है ना, सूखे फल की, ठीक है, ताजे फल में पल्प से पानी का अनुपात 8:17, ठीक है। और सूखे फल में कितना परसेंट पानी है, सूखे फल में 20% पानी भैया। यदि 20% पानी है तो 80% पल्प है,
4:1 मतलब ऐसा है कि देखो ये अंगूर था, सूख गया तो किशमिश हो गया, किशमिश, अंगूर से किशमिश, ताजा फल यानी कि अंगूर, और अंगूर को सूखा दो तो सूखा फल यानी किशमिश। ये सवाल है ना, अंगूर और किशमिश की पिक्चर ध्यान में रखना। किशमिश बनाओगे तो पानी तो निचोड़ गया ना उसका पूरा, पानी से भरा हुआ तो 68% पानी था, 20% पानी बचा केवल, तो टोटल 100%, 80% पल्प हो गया, 4:1। क्लियर। अब आपको एक चीज यहाँ ध्यान रखनी है, हमेशा बताइए मैंने, जब भी अंगूर को किशमिश बनाओगे तो पानी की मात्रा घटेगी, पल्प तो वही रहेगा ना। अरे वाष्पीकृत हो गया ना, सूखने का मतलब पानी वाष्पीकृत हो गया, इवेपोरेशन हो गया, उसका ही बात समझ में क्लियर। लेकिन पल्प की मात्रा, खाने वाली मात्रा तो सेम ही रहेगी ना, तो खाने वाली मात्रा हमेशा बराबर करके इन सवालों को हल करते हैं, बताया मैंने। ये 8 है तो पल्प को, इसको भी 8 बना दे, इंटू 2 हो गया रेशियो सेट, पिक्चर खत्म। 17 और 8 कितना है, 25, ये कितना है 10, मतलब जब वो अंगूर था तो 25 किलो का था, जब उसको सुखाया तो 10 किलो किशमिश निकली उसमें से, 25 किलो अंगूर में से 10 किलो किशमिश निकली। और काटो इसको तो 5 का कितना हो गया 2, यानी कि ये बताता है यदि ये 5 था तो 5 किलो अंगूर में से कितना किशमिश निकला, 2 किलो। आई बात समझ में। अभी हमसे क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 55 किलो ताजा फल से सूखा फल कितना बनेगा, तो 5 बराबर कितना दिया है 55 इंटू 11, तो 2 बराबर इंटू 11 करोगे 22 किलो, तो 55 किलो ताजे फल से सुखाने पर, 55 किलो ताजा फल सुखाने पर 22 किलो सूखा फल निकलेगा। क्लियर है ना। अब इसको करने का एक और तरीका है कि दोनों के पल्प पल्प आपस में इक्वेट कर दो, बताया था मैंने, है ना। तो देखिए ताजे फल में 55 किलो में पल्प कितना है 32%, और सूखा फल कितना है पता नहीं है, लेकिन सूखे फल में पल्प कितना है 80%। क्लियर, बस खत्म, यहीं से परसेंट कैंसल, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, 5 11 की 55, सूखे फल का मान बराबर 11 दूनी 22, आ गया आंसर 22। ये तरीका मैंने बताया, एक्सप्लेन किया, वहां पर जाकर देखो आराम से, नहीं समझ में आया तो क्लियर, ये समरी है। क्लियर, ये है टाइप 9 आपका, ठीक है। अब इसके बाद थोड़े से इलेक्शन वाले क्वेश्चन हमने छोड़े, उनके ऊपर नजर डालते हैं। ये जो टाइप 10 है आपका, ध्यान देना, ये जो टाइप 10 ना, टाइप 10 पूरा का पूरा व्यापम में आए हुए क्वेश्चन को डाला है मैंने आपके टाइप 10 में। जो मैंने डाला है, ये मैंने डाला है व्यापम में आए हुए सवालों को, है ना, जो आपके व्यापम के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उन्हीं को उठाकर डाला है मैंने टाइप 10 में पूरा, है ना, ध्यान रखना आप, ठीक है। एक मिनट रुकिए जरा। इंक डाल रहा हूँ, है ना, 2 सेकंड रुको, कर रहे हैं स्टार्ट, ठीक है। पेट्रोल तो डालना पड़ेगा यार गाड़ी में, लगे रहो बस आप तो, समरी पे समरी में आपको देता जाऊंगा और आपका शॉर्ट में रिवीजन करवाते हैं, पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं। अभी यूट्यूब पे क्लासेस के लिए लगा हुआ मैं पूरी तरह से, ठीक है, और उधर आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लगा रहा हूँ, सोच रहा हूँ आपको सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए फटाफट, 1-2 टॉपिक और बचे हैं, फिर मैं आऊँ यूट्यूब पर रिवीजन करवाने के लिए शानदार, इतने समरी भी बहुत कुछ पूरी हो जाएगी, है ना। चलिए, हाँ, टाइप 10 पूरे के पूरे व्यापम में आए हुए सवाल है। एक तो हमने इलेक्शन वाला छोड़ा है, चुनाव वाला शायद टाइप 4 चुनाव वाला छोड़ा हुआ है हमने ना, तो उस पर भी नजर डालते हैं थोड़ी सी, ठीक है। चलो चुनाव वाले टाइप 4 पर आ जाते हैं, है ना, टाइप 4 चुनाव वाले सवाल, है ना। अब इसमें क्या है कहानी, मैंने चुनाव का पिक्चर आपको बताया था कि किसी भी एरिया में, किसी भी कस्बे में चुनाव होते हैं तो सबसे पहले टोटल वोट्स, कुल मत कितने हैं, कितने मतदाता हैं, कुल मतदाता या टोटल वोट्स, क्लियर, उसमें से कितनों ने वोट डाला, डाले मत, कितनों ने वोट डाले, डाले हुए मत की चिंता करेंगे, फिर जितनों ने डाला उसमें से वैध मत कितने, वैलिड, वैलिड वोट निकालेंगे, डाले मत को बोलते हैं कास्टेड वोट्स, है ना। वेद मत, वेद मत में से 2 टुकड़े होंगे, है ना, जीतने वाला और एक हारने वाला, है ना। ये स्ट्रक्चर होता है चुनाव के सवालों का, ठीक है। लेकिन ऐसे सवाल आपके व्यापम में पूछे नहीं गए हैं, आपके व्यापम में सिर्फ 1, 2 और 3 बस इतने इतने छोटे छोटे सवाल पूछे गए हैं, जो तो मैंने अपनी तरफ से दिया है। चलिए सवाल नंबर 1 आपको मैं करवा देता हूँ, है ना, ठीक है। सवाल, चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 30% मतदाताओं ने मत नहीं डाला, तो मान लेते कुल मतदाता को 100 यूनिट मान लेते हैं, 30% ने मत नहीं डाला तो 70 यूनिट ने मत डाला। फिर इसके बाद 10% मत अवैध हो गए,
तो 70 का 10%, 7 यूनिट अवैध हो गए, तो बताइए 63 यूनिट ही वेद है क्या? वेद मत कितना है? 63 यूनिट। क्लियर? ठीक है। अब कुल वेद मतों का 70% मिला है ना, कुल वेद मतों का कितना मिला? जीतने वाले को इसका 70% मिला, तो हारने वाले को कितना मिला? 30। तो दोनों का अंतर 40% का है कि नहीं, ये बताइए। जीतने वाले को 70% मिला, तो हारने वाले को कितना मिला? 30। दोनों का अंतर आप बताइए 40% है कि नहीं है, है ना? तो दोनों का जो अंतर है 63 यूनिट का 40%, ये हार जीत का स्कोर है। 63 यूनिट का 40% ये दोनों का अंतर है। ये अंतर हमें किसके बराबर दिया है? 12,600 के बराबर। कई सारे तरीके इस क्वेश्चन को करने के है ना भैया। हमें न तो जीतने वाले के वोट दिए 12,600, जीतने वाले को हारने वाले से कितने ज्यादा, कितने मतों से जीता, कितने मतों से जीता मतलब इसकी तुलना में इसको कितने एक्स्ट्रा वोट मिले। तो एक्स्ट्रा वोट यानी कि दोनों का डिफरेंस दिया है, इसलिए मैंने तो इस रास्ते का वैल्यू निकाला ना इसका निकाला, डिफरेंस का वैल्यू निकाला। 63 का 40%, तो 63 का 40% बराबर 12,600 है ना, बराबर 12,600 है ना। तो 40% 2/5 होता है क्या? होता है 2/5। 63 से 12,600 200 बार जाएगा, 63 का डबल है 126 है ना। 2 से 200 100 बार, 5 × 100 500, तो 1 यूनिट बराबर कितना आएगा? 500। आई बात समझ में है ना? तो ये 1 यूनिट बराबर आएगा आपका 500। क्लियर है इतनी बात? ठीक है ना। 1 यूनिट बराबर 500 है ना। तो यदि 1 यूनिट बराबर 500, ठीक है, तो 100 यूनिट बराबर 100 × 500, तो कुल मतों की संख्या कितनी है? 50,000 है ना। डाले गए मत इसमें × 500 कर लो, 35,000 है ना। इसका वैल्यू निकालना है तो इसमें 10% घटा लो, 3500 घटा लो, तो 31,500 आ जाएगा, है ना। कोई भी वोट निकाल ले, कुल मत, डाले गए मत या वेद मत, है ना। इस प्रकार से हम निकाल सकते। इसमें क्या निकालना है? टोटल वोट्स, यानी कि वो निकालना था 50,000। क्लियर? नीचे से भी ऊपर जाने का रास्ता मैंने बताया है आपको इसमें, है ना। रेशियो से भी कर सकते हैं हम। 30% कम यानी कि 10 से 7, 10% कम यानी कि 10 से 9, इसके बाद 40% लेना है यानी कि 5 में से 2। ये 500 और ये 126, 126 बराबर 12,600 दिया है। 100 गुना का रिलेशन है तो 500 × 100। कितना प्यारा अप्रोच है, मजा आ गया देखकर, नहीं? ठीक है, ये बताया है मैंने आपको, जाके देखो आप। ठीक है, ये मेथड भी इसमें है ना, ज्यादा लोड नहीं लो, शांति से, है ना। 2-3-4 बार रिपीट करके देखोगे अपने आप आएगा समझ में। ठीक है, ऐसे 2 सवाल मैंने आपको दिए हैं ताकि आपके व्यापम वाले सवाल इजीली कवर अप हो जाए, है ना। ठीक है, अब इसमें जो टाइप 10 बचा है, ठीक है, टाइप 10 में व्यापम में पूछे हुए सवाल है जो सारे के सारे आपको खुद से करने हैं ना, मैंने करवाए हैं सारे सवाल। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। देखो आपको वोट डालने वाले सवाल कैसे आते हैं मैं आपको बताऊं। जैसे टाइप 10 में एक सवाल नंबर 21 है, देखो कितना इजी सवाल है। ये सवाल आपको आया है वोट डालने वालों में। एक 25, ये 2 सवाल से आपको पता चलेगा आपके व्यापम में इलेक्शन वाले क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो आई समझ में प्रतिशत की समरी क्लियर है। समरी के साथ साथ कोशिश करो पूरा टॉपिक समेटना है, लेकिन जब जब मैं बोलता हूं समरी के साथ साथ पूरा टॉपिक समेटना है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप लोड ले लें कि भैया सर ने तो बोला था कि सिर्फ समरी नहीं देखना है, समरी के साथ साथ पूरा टॉपिक समेटना है। अब आज तो इतनी देर पढ़ लिया, मन ही नहीं हो रहा टॉपिक समेटने का, तो समरी छोड़ दो, कल करेंगे, ऐसा नहीं है। ज़्यादा लोड हो जाए, समरी के साथ साथ टॉपिक के क्वेश्चंस करने में ज़्यादा माथाफोड़ी होने लग जाए, छोड़ दो टॉपिक को, सिर्फ समरी को देख के एंजॉय करो, मजे लो, आनंद लो। समझ आ रही बात? लेकिन समरी के साथ साथ पूरे टॉपिक को समेटना ही है, ऐसा कट्टर विचारधारा नहीं रखना, फ्लेक्सिबिलिटी रखना विचारधारा में, है ना। उद्देश्य है कि समरी करते करते टॉपिक के सारे क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करना है, बट इसका मतलब ये नहीं कि टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चंस करने का लोड इतना बढ़ जाए कि आप ये समरी देखना ही छोड़ दें, उसका नकारात्मक असर ना हो जाए। तो जब भी ऐसा लगे ज़्यादा भार बढ़े, फ्लेक्सिबिलिटी ले आओ, मत करो क्वेश्चन, कोई बात नहीं, आज तो समरी इंजॉय करेंगे। इस समरी को भी 3-4 बार देख लिया ना, तो 5वीं बार में सवाल बहुत सरलता से। फ्लेक्सिबिलिटी रखो, है ना। जब भी काम टफ लगने लगे तो उसको आसान बनाने की कोशिश करो। जैसे फॉर एग्जांपल हमने प्लान बनाया कि डेली सबसे पहले सुबह सुबह 2 घंटा अंग्रेजी पढ़ूंगा, फिर 2 घंटा ये पढ़ूंगा, 2 घंटा ये पढ़ूंगा। डेली का प्लान 2-3 दिन तक पढ़े, चौथे दिन आप जैसे ही सुबह सुबह अंग्रेजी लेके बैठे, आपका दिमाग खराब होने लग गया। अरे यार अंग्रेजी पहले ही टफ है और सुबह सुबह लिख लिया, दिमाग खराब हो रहा है। तो फिर ऐसे में क्या होता है, आपका मन पता है, आपका मन ऐसे में ये बोलता है फिर कि छोड़ो यार पढ़ाई, फिर आप पढ़ाई से भागने लगते हो, छोड़ देते हो और इस चक्कर में पूरा दिन बर्बाद कर लेते हो। तो जब भी आपको ऐसा लगे ना
कि यार अंग्रेजी का टाइम है और अंग्रेजी बड़ी टफ पड़ रही, मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, तो अब उसको आसान बनाओ। कैसे आसान बनाओ? छोड़ दो अंग्रेजी, अंग्रेजी शाम में देखेंगे। क्या अच्छा लगता है आपको पढ़ने में? मैथ्स का वो टॉपिक अच्छा लगता है क्या? उठा लो, वो ले लो, पढ़ाई नहीं रोकना। दिस इज द वे बड़े बड़े लोग यूज करते हैं, महान विचारधारा वाले लोग। काम को आसान बनाओ। समझ आ रही बात? तो कभी 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 आपके मन में आ ही जाए, यार खोपड़ा खराब हो गया यार ये कर करके डेली सुबह सुबह इंग्लिश, आज तो नहीं पढ़ूंगा। जब भी ऐसा मन आए ना, तो उस टास्क को आसान बनाओ। कैसे आसान बनाओ? जो दोपहर में पढ़ने वाले हो, जो आपको बहुत अच्छी लगती है, वो चीज़ सुबह डाल लो। शफल करो, शफल करो, इंजॉय करो चीज को। जब चीजों में ज्यादा माथा पड़ी हो, मन न लगे ना, तो उनको इंटरेस्टिंग बनाओ। लहराते लहराते करो, लेटे लेटे करो, सोते सोते करो, है ना। जिस दिन ज्यादा ही दिमाग खराब हो जाए, मन न करे पढ़ने का, उस दिन ऐसे लहराते हुए, बट पढ़ाई चलने दो। समझ आ रही बात? लहराते हुए, नाचते गाते सोते घूमते फिरते पढ़ो, वो पढ़ाई चलनी चाहिए, रुकना नहीं चाहिए काम। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।